वक्त हो चला है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का, जिसमें आज आपको दिखाएंगे आजादी के अमृत महोत्सव में भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग की सबसे बड़ी कहानी। इन दिनों एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बेहद सुर्खियों में है। वजह है करप्शन पर ईडी का वार। आपके सामने एक आंकड़ा है 99,356 करोड़ का। ये वो रकम है जो बीते 8 सालों में ईडी ने सीज की है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ईडी ही भ्रष्टाचार से आजादी दिला पाएगी। एक रिपोर्ट देखिए। $58 करोड़, $50 करोड़, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50-50 करोड़ के हरे हरे करारे नोट। सिर चकरा जाएगा, आंखें फटी की फटी रह जाएगी, दिमाग सुन्न हो जाएगा। इतना कैश, इतने नोट जुबान से खुद ब खुद निकल जाएगा। बाप रे बाप। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना किस हद तक पूरा हुआ है, इसको लेकर पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे हो सकते हैं। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से छापेमारियां हुई हैं और करोड़ों रुपए के कैश मिले हैं, उसे देखकर एक ईमानदार हिंदुस्तानी का होश जरूर उड़ गया है। महाराष्ट्र के जालना में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड और इस केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की एक्शन का लेटेस्ट अपडेट आगे दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के कैश लूट का सबसे नया चैप्टर भी बाद में खोलेंगे। अभी आपको करप्शन की जड़ें कुरेदने में जुटे प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई की सबसे नई तस्वीर दिखाते हैं। 500, 200, 100 के नए पुराने नोट, 50 और 10 रुपए के नोटों की गड्डियां, सोने के सिक्के और सोने की ईंटें, चांदी की चमचमाती ईंटें। ये सब कुछ 5, 6 और 7 अगस्त को छत्तीसगढ़ के 21 और झारखंड के एक ठिकाने पर ईडी की रेड में बरामद हुआ। मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है। केस विदेश से सोने और दूसरी महंगी चीजों की तस्करी का। भारत की ज्यादातर आबादी की हैसियत 1 तोला यानी 10 ग्राम सोना खरीदने की भी नहीं है। लेकिन गोल्ड स्मगलिंग केस में अभी हाल ही में ईडी ने छत्तीसगढ़ और झारखंड में रेड मारी तो छापेमारी में शामिल अधिकारियों की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। जी हां, जिन लोगों ने ये सोने चांदी रुपए पैसे बरामद किए, वो भी बस इस बेशुमार धन दौलत को देखते ही रह गए। ईडी को बांग्लादेश टू रायपुर वाया कोलकाता सोने चांदी की स्मगलिंग का सुराग मिला तो एजेंसी के छापामार दस्ते ने धावा बोल दिया। 2 राज्यों के 22 ठिकानों पर रेड मारी तो तस्करी की ये दौलत पकड़ी गई। सबसे पहले डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई ने विदेश से गोल्ड और दूसरे बेशकीमती पत्थरों की स्मगलिंग का मुकदमा दर्ज किया। रायपुर में विजय कुमार वैद उर्फ विक्की नाम के शख्स से विदेशी गोल्ड बरामद हुआ तो जांच शुरू हुई और फिर स्मगलर्स के बड़े सिंडिकेट का पता चला। जानकारी ये भी हाथ लगी कि सबसे पहले विदेशी सोना म्यांमार पहुंचता था, फिर ये बांग्लादेश आता था। उसके बाद विदेशी सोने को पश्चिम बंगाल से छत्तीसगढ़ समेत दूसरे राज्यों में सप्लाई किया जाता था। इस सिंडिकेट के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की तो करीब 4 किलोग्राम सोना, करीब 13 किलोग्राम सोने के जेवर, करीब 672 किलोग्राम चांदी, 1 करोड़ 41 लाख रुपए कैश बरामद हुए। इस अगस्त के पवित्र महीने में देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो दूसरी तरफ ईडी, आईटी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपने को पूरा करने में जुटी हैं। इस महीने की शुरुआत में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने महाराष्ट्र के जालना में छापेमारी की तो करोड़ों के कैश मिले, कई किलोग्राम सोना और सैकड़ों करोड़ की बेनामी संपत्ति के सबूत मिले। 58 करोड़ कैश, 32 किलो सोना, 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति,
16 करोड़ के हीरे मोती। नोट इतने थे कि गिनती में सुबह से आधी रात हो गई। नोट गिनने में 13 घंटे लग गए। नोट गिनते गिनते सरकारी बाबू थक गए। कई बीमार हो गए तो 10-12 मशीनें लगाई गई, तब जाकर नोटों की गिनती पूरी हुई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सेक्शन में जालना के कैश फ्लोट से 58 करोड़ कैश बरामद हुआ, लेकिन शक है कि इससे कहीं ज्यादा नकदी कहीं और छिपाई गई है, शिफ्ट की गई है। शक मनी लॉन्ड्रिंग का है। ऐसे में अब ईडी भी इस केस में दाखिल होने वाली है। इनकम टैक्स की इस बेहद सीक्रेट रेड का कोडवर्ड था दुल्हन हम ले जाएंगे। इस मिशन में राहुल वेड्स अंजलि के स्टिकर वाली करीब 120 गाड़ियों पर सवार 400 लोगों ने एक हफ्ते तक जालना के कई स्टील कारोबारियों और प्राइवेट फाइनेंस से जुड़े लोगों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे मारे तो ये बेशुमार नोट बरामद हुए। अब चूंकि मामला ईडी के पाले में है, ऐसे में काली कमाई के कुबेरों के तहखाने चाहे किसी पाताल में क्यों न छुपे हों, आने वाले दिनों में वो भी बेपर्दा जरूर होंगे। अब आपको बीते महीने यानी जुलाई में कोलकाता में ईडी की 2 रेड की तस्वीरें दिखाते हैं। दोनों छापेमारी के दौरान 50 करोड़ से ज्यादा नकदी और करोड़ों के जेवरात बरामद हुए। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार में नंबर 2 पर रहे पार्थो चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से ईडी को इतने नोट मिले कि उन्हें गिनने के लिए उन्हें मशीनें मंगानी पड़ गई। बताया जाता है कि ये नोट टीचर भर्ती घोटाले की काली कमाई से जुड़े हुए थे। ये कोलकाता के बेलगोरिया इलाके का वो फ्लैट है जहां पश्चिम बंगाल टीचर भर्ती घोटाले के आरोपित पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से करीब 29 करोड़ रुपए कैश और करोड़ों के जेवर मिले थे। इससे पहले एक और रेड में अर्पिता के एक और फ्लैट से 21 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे। बताया जा रहा है कि कोलकाता से बरामद यह अकूत कैश शिक्षा विभाग की नौकरियां बेचकर जुटाया गया। फिलहाल पार्थ और अर्पिता ईडी के शिकंजे में हैं। हालांकि विपक्षी पार्टियां सरकार पर ईडी, सीबीआई और आईटी जैसी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के आरोप लगाती हैं, लेकिन सच ये भी है कि रेड में बरामद ये रकम खुद चीख कर सारी हकीकत बयां कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो देखा आपने कैसे ईडी फुल एक्शन मोड में है। इसका रडार 360 डिग्री लगातार घूम रहा है। ये वो रडार है जिसे लेकर कोई चकमा नहीं दे पाएगा। बड़े से बड़े लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। न सिर्फ काले धन के कुबेरों का खुलासा हो रहा है, बल्कि उन गुप्त तहखानों का भी खुलासा हो रहा है जिसमें काली कमाई छुपा कर रखी गई थी, जिनमें नोटों के पहाड़ मौजूद हैं। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से ईडी लगातार एक्शन में है, वो ऐलान कर रहे हैं कि चाहे कोई कितनी भी बड़ी ताकतवर शख्सियत क्यों ना हो, वो बच नहीं पाएंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, संजय राउत, सत्येंद्र जैन, नवाब मलिक, कार्ति चिदंबरम, अजीत पवार, फारूक अब्दुल्ला, अनिल परब, ये चंद नाम उन नेताओं के हैं जो ईडी के रडार पर हैं। विरोधी पार्टियां इसे संयोग नहीं, विपक्ष के खिलाफ सरकार के प्रयोग के तौर पर देखती हैं, लेकिन कानून तो सबूतों की बिना पर काम करता है। ऐसे में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी मनी लॉन्ड्रिंग यानी पैसों की हेराफेरी के आरोपी नेताओं से कई दौर की पूछताछ कर चुका है, तो कई गिरफ्तार भी हो चुके हैं। सबसे पहले बात शिवसेना के संजय राउत की। शिवसेना नेता संजय राउत मुंबई में पात्रा चौल घोटाले मामले में ईडी के शिकंजे पर है। एजेंसी को उनके घर छापेमारी के दौरान लाखों रुपए मिले। ईडी ने उनकी पत्नी वर्षा राउत और उनके करीबियों के करोड़ों रुपए सीज कर दिए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संजय राउत इस पूरे मामले में अपने आप को लगातार बेगुनाह बताते हैं, लेकिन एजेंसी का दावा है कि उसके पास राउत के खिलाफ पुख्ता सबूत है। फिलहाल संजय राउत 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें 31 जुलाई को ईडी ने अरेस्ट किया था। गिरफ्तारी के बाद मुंबई की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें 8 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेजा था। हिरासत की मियाद पूरी होने पर उन्हें अदालत में दोबारा पेश किया गया
तो राउत को अगले 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया। कहां तो राउत ईडी के आरोपों को हवा में उड़ाने के दावे कर रहे थे और कहां उन्हें अब जेल की हवा खानी पड़ रही है। संजय राउत को मुंबई की पात्रा चौल घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उनका इस घोटाले से क्या कनेक्शन है आपको बताएंगे। उससे पहले घोटाले की कहानी समझिए। ये घोटाला करीब 1040 करोड़ रुपए का है। दरअसल मुंबई के गोरेगांव इलाके के पात्रा चौल की 47 एकड़ जमीन पर 672 परिवारों के घरों को डेवलप करने के लिए 2007 में करार हुआ। ये करार महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी और गुरु कंस्ट्रक्शन कंपनी के बीच हुआ था। करार के तहत कंपनी को 3,500 से ज्यादा फ्लैट बनाकर डेवलपमेंट अथॉरिटी को देने थे। उसके बाद बची हुई जमीन प्राइवेट डेवलपर्स को बेचनी थी। लेकिन आरोप है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अथॉरिटी को धोखे में रखकर बिना फ्लैट बनाए ही ये जमीन 9 बिल्डर्स को बेच दी। इससे उसे 902 करोड़ रुपए मिले। बाद में गलत तरीके से कमाए इन पैसों का एक हिस्सा अपने करीबी सहयोगियों को ट्रांसफर कर दिया। ये तो हुई पात्रा चौल घोटाले की बात, लेकिन इसमें संजय राउत का नाम कैसे आया? तो ईडी के सूत्रों के मुताबिक गुरु कंस्ट्रक्शन कंपनी के डायरेक्टर रहे प्रवीण राउत संजय राउत के करीबी हैं। ईडी ने प्रवीण को फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया था। बताया जाता है कि पात्रा चौल घोटाले से प्रवीण ने 95 करोड़ रुपए कमाए और वो पैसा अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में बांटा था। इसमें से 55 लाख रुपए संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में आए थे। इस रकम से राउत ने दादर में फ्लैट खरीदा था। ईडी वर्षा राउत से भी पूछताछ कर चुकी है। वर्षा ने बताया था कि ये पैसे उन्होंने फ्लैट खरीदने के लिए प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी से लिए थे। ईडी की पूछताछ के बाद वर्षा ने पैसे माधुरी के खाते में ट्रांसफर कर दिए। दिल्ली के हाई प्रोफाइल मंत्री सत्येंद्र जैन भी ईडी की गिरफ्त में हैं। उन पर हवाला के जरिए लेन देन का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने जैन के करीबियों के ठिकाने पर छापेमारी कर करीब 3 करोड़ रुपए कैश और 2 किलो सोने के सिक्के बरामद किए। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक मामला करप्शन का है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसे सियासी बदले की कार्रवाई बता रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया गया था। जमानत हासिल करने की उनकी कोशिशें अब तक नाकाम रही हैं। 24 अगस्त 2017 को सीबीआई ने सत्येंद्र जैन और अन्य लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 109 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। ये मामला आय से अधिक संपत्ति का था। दिसंबर 2018 में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें बताया गया कि 2015 से 17 के बीच पद पर रहते हुए सत्येंद्र जैन की संपत्ति में काफी इजाफा हुआ है। सीबीआई के मुताबिक सत्येंद्र जैन के पास उनकी आय से 200% ज्यादा प्रॉपर्टी है। जांच में मनी लॉन्ड्रिंग का एक एंगल सामने आने पर ईडी ने भी केस दर्ज किया। ईडी के मुताबिक जैन और उनके परिवार की मालिकाना हक वाली संपत्तियों को हवाला के जरिए पैसा मिला, जिसका इस्तेमाल जमीन खरीदने में किया गया। बीते कुछ दिनों से नेशनल हेराल्ड केस भी बेहद सुर्खियों में है। वजह है नेहरू गांधी परिवार पर ईडी का एक्शन। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार ईडी के रडार पर है। राहुल गांधी के बाद सोनिया गांधी से भी पूछताछ हो चुकी है। पूछताछ दौर आगे भी जारी रहने की संभावना है। अभी हाल ही में ईडी ने दिल्ली के हेराल्ड हाउस में यंग इंडियन के ऑफिस को सील किया था। कांग्रेस इसे नेहरू गांधी फैमिली के खिलाफ सियासी कार्रवाई बताती है, लेकिन जांच एजेंसियों के सूत्रों का दावा है कि नेशनल हेराल्ड के नाम पर पैसों की अवैध हेराफेरी की गई। इस केस में ईडी नेशनल हेराल्ड के दफ्तरों समेत कई ठिकानों पर अब तक छापेमारी कर चुकी है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने साल 1938 में एसोसिएट जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल नाम से एक कंपनी बनाई थी, जो नेशनल हेराल्ड नाम से एक अखबार प्रकाशित करती थी। इसलिए इसे कई शहरों में सस्ते दामों पर सरकारों से जमीनें मिली थी। आरोप है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कंपनी यंग इंडिया लिमिटेड ने 2011 में एजेएल का टेक ओवर कर लिया। इस तरह सिर्फ 50 लाख रुपए चुकाकर सोनिया और राहुल 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक बन गए। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासत जारी है, लेकिन 75 साल के भारत का स्याह सच ये भी है कि करप्शन मिटाने के नाम पर सरकारें आईं और गईं,
लेकिन हिंदुस्तान के दामन पर लगा ये बदनुमा दाग और गहरा होता चला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो दिल्ली से लेकर मुंबई तक, बंगाल से लेकर झारखंड तक शहर शहर ईडी की टीम घूम रही है। उन्हें ढूंढ रही है जो देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ी चोट कर रहे थे। ईडी की नजर से ना तो कोई घोटालेबाज बच पा रहा है और ना ही कोई घोटाला। जिस तेजी से एक्शन हो रहे हैं वो इस बात की तरफ संकेत कर रहे हैं कि यह करप्शन के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और सबसे कड़ा अभियान है। पश्चिम बंगाल में कैटल स्मगलिंग और कोल स्मगलिंग के मामले में ईडी पूरे एक्शन में है और आरोपों के घेरे में है सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के कई बड़े नेता। सूत्रों का दावा है कि कैटल स्मगलिंग और कोल स्मगलिंग के माध्यम से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई है। अभी हाल ही में इस पूरे मामले में सीबीआई ने अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने 11 अगस्त को टीएमसी के रसूखदार नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबियों में शुमार अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार कर करोड़ों के इस तस्करी केस में सबसे बड़ी कार्रवाई की। अनुव्रत की गिरफ्तारी से टीएमसी कैंप में हड़कंप मच गया तो विपक्षी खेमे यानी बीजेपी और लेफ्ट में खुशी की लहर दौड़ गई। सीबीआई इस केस में अनुव्रत के बॉडीगार्ड सैगल हुसैन को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। खबर यह भी है कि इस केस में ईडी भी एक्शन में है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने सीबीआई से पशु तस्करी केस से जुड़ी सारी फाइल्स और जानकारियां मांगी हैं। ईडी ने सीबीआई से कोर्ट में दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट की कॉपी भी मांगी। सीबीआई ने 2020 में पशु तस्करी के मामले में केस दर्ज किया था। इसमें बीरभूम के दबंग टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल का नाम भी सामने आया था। जांच एजेंसी के मुताबिक 2015 से 2017 के दौरान बीएसएफ को 20,000 से ज्यादा पशुओं के कटे सर मिले थे। इस मामले में ईडी ने अप्रैल में बीएसएफ के पूर्व कमांडेंट सतीश कुमार को गिरफ्तार किया था। इसके पहले ईडी ने सतीश कुमार और तस्कर इनामुल हक की करीब 6 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति जब्त की थी। पशु तस्करी केस के अलावा पश्चिम बंगाल का कोयला तस्करी मामला भी सुर्खियों में है। ईडी ने कोयला तस्करी मामले में पश्चिम बंगाल में तैनात 8 आईपीएस अधिकारियों को दिल्ली तलब किया है। ईडी के मुताबिक उनके पास इन आईपीएस अधिकारियों के कोयला तस्करी मामले में लिप्त होने के सबूत हैं। ये सभी उन इलाकों में तैनात थे जहां तस्करी हुई। पिछले महीने ही ईडी ने कोयला तस्करी मामले में मुख्य आरोपित अनूप माझी और उसके सहयोगियों की 23 करोड़ की संपत्ति कुर्क की थी। इससे पहले भी पीएमएलए के तहत माझी और दूसरे आरोपियों के 5 कुर्की आदेशों के तहत 56 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 181 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई थी। इस मामले में सीबीआई ने 3 आरोपियों विकास मिश्रा, अशोक कुमार मिश्रा और गुरपत माझी को गिरफ्तार किया था। इस केस में टीएमसी के कई बड़े नेता भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी से भी सीबीआई ईडी पूछताछ कर चुकी है। कोल तस्करी का ये मामला 1300 करोड़ रुपए का बताया जाता है। पिछले दिनों झारखंड का एक केस बेहद सुर्खियों में रहा। वजह थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी। मुख्यमंत्री के करीबी की गिरफ्तारी पीएमएलए के तहत हुई है। गिरफ्तारी अवैध खनन से जुड़ी है। यही वजह है कि रडार पर खुद मुख्यमंत्री सोरेन भी हैं। विपक्षी पार्टियां सरकार पर ईडी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल के आरोप लगाती हैं, जबकि बीजेपी ईडी के एक्शन को काले धन पर वार करार देती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यूपीए के राज में ईडी ने कार्रवाई नहीं की। 2004 से 2014 तक यूपीए के दौरान ईडी ने 112 रेड मारी, 114 चार्जशीट फाइल की और 5,346 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की। तो एनडीए सरकार में 2014 से 2022 तक 3,010 छापेमारी हुई, 888 चार्जशीट फाइल हुई और 99,356 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की गई। पीएमएलए के तहत जुलाई 2005 से मार्च 2014 तक यूपीए के 9 साल में 1,867 केस दर्ज हुए, तो अप्रैल 2014 से नवंबर 2021 तक मोदी सरकार के 8 साल में 2,770 केस दर्ज किए गए। आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपने को ईडी शिद्दत से पूरा करने में जुटी है, लेकिन राजनीति ऐसी है कि सिर्फ नेताओं पर एक्शन का ढोल पीटा जाता है, जबकि उससे कहीं ज्यादा गैर सियासी कार्रवाइयां हेडलाइंस नहीं बन पाती। ऐसे में जरूरत सियासी रोटी सेकने की बजाय जांच एजेंसियों को और मजबूत बनाने की है, ताकि आजादी की 100वीं सालगिरह तक भारत पूरी तरह से करप्शन फ्री हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।
खबरें लगातार जारी रहेंगी। इस बीच खबरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे। वक्त एक ब्रेक का हो चला है।